Good morning, everyone. अभी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और बच्चों को आ जाने देते हैं, 2 मिनट और रुक जाते हैं। ग्राफ आपने रिवाइज कर लिया एक बार घर पे सारा अच्छे से? हाँ, आप जो भी ये टेस्ट होगा ना वो आप कंप्यूटर पे भी ऐसे दे सकते हैं। वो वेबसाइट के थ्रू भी ऑप्शन है ना। पंकज जी ने भेजा होगा, देखो जो मैसेज उसमें बताया होगा कि वेबसाइट वगैरह से कैसे देना है। अच्छा, आज रिजल्ट आने वाला है, आईसीएससी वालों का आज आ रहा है ना पेपर भावेश। वो तो कैंसिल ही हुए थे ना, कितने पेपर दिए थे तुम लोगों ने टोटल उसमें? 6 दिए थे। बाहर तू आईसीएससी में कहाँ है? टोटल कितने थे, 9 थे? टोटल 10 पेपर थे? कितने सब्जेक्ट होते हैं यार ये? टोटल जो सब्जेक्ट होते हैं तो वो तो यही होते हैं ना, साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया। 3 ये मेन सब्जेक्ट हो गए और सोशल स्टडीज हो गया 4। साइंस के 3 अच्छा अलग अलग की पेपर थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ओके। फिर तो हो ही जा रहा होगा ऐसे करके तो। अच्छा, आर्ट्स फ्रेंच ये सब भी रहता है? मेनली तुम लोग के कौन से पेपर कैंसिल हुए फिर, ये फालतू वाले या ये पीसीएम वगैरह में से भी कोई कैंसिल हो गया? अच्छा। हम्म।
गणेश, टेस्ट की रैंक लिस्ट आएगी, लेकिन कोई प्राइवेट चैट मत कर, जो भी चैट करना है पब्लिक वाला कर। चलो फिर हम लोग अब ग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ में हमने लास्ट टाइम कैलकुलस का यूज करके ये देख लिया कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग, सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग, और इक्वल टू जीरो होगा तो कांस्टेंट। फिर डबल डेरिवेटिव से पता चलता था कि पॉजिटिव होने पे अबव टेंजेंट, नेगेटिव होने पे बिलो टेंजेंट, और जीरो होने पर स्ट्रेट लाइन बनाना है। और कोऑर्डिनेट का भी याद है, ऐसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन और ये सारे देखे थे, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स। अब यहाँ पे ये सब चीजों को हमें काइनेमेटिक्स में देखना है। उससे पहले देखो हम एक चीज और रिवाइज कर लें। हमें पता है कि कोई भी अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो उसके किसी भी पॉइंट पे जो हम टेंजेंट बनाते हैं उसका स्लोप हम कैसे निकालते थे? उसका जो स्लोप होगा मतलब tan थीटा, वो dy बाई डी एक्स करके निकालते थे ना। कोई भी हमारा फंक्शन है ना y इक्वल टू एफ एक्स, और अगर हमें उसके ग्राफ के अंडर का एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग याद है ना? अगर कोई भी आप ऐसे ग्राफ दिया हुआ है और उसके अंडर का आप एरिया निकालते हो, तो ये एरिया क्या होता था? ये मान लो x1 है, ये x2 है, आप क्या बोलते थे? इंटीग्रल y dx। और x1 से x2 तक जो लिमिट होती है वो बताता है कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है, तो ये एरिया आ जाता था। जो भी y एक्सिस पे होगा उसको इंटीग्रेट करना रहता है और x के रिस्पेक्ट में, हाँ? और लिमिट ऐसे डाल देते, तो ये हमें एरिया बताता है। अब देखो ये दोनों चीजों का हम ग्राफ में देखेंगे कि अगर हम ए और टी का ग्राफ बनाए तो वहां पे स्लोप क्या बता रहा है और एरिया क्या बता रहा है। पहले हम ऐसे ए और टी का ग्राफ, वी और टी का, और एक्स और टी सारे ग्राफ में एरिया और स्लोप क्या बताते हैं वो सीखेंगे। फिर इनका ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो मान लो हम सबसे पहले देख रहे हैं एक्स एंड टी का ग्राफ। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, यहाँ पे एक्स इज डिस्प्लेसमेंट और टी यहाँ पर टाइम है। तो अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कोई ऐसे ग्राफ है, तो उसमें किसी भी पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट बनाया, तो टेंजेंट का स्लोप मतलब ये क्या हो जाएगा? देखो भावेश क्या है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट का स्लोप मतलब स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा यहाँ पे क्या आएगा? dx बाई dt ना। y एक्सिस पे इस बार x और टाइम एक्सिस पे ये, और dx बाई dt हमने पढ़ा है ये क्या होता है? वेलोसिटी होता है। मतलब xt ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप हमें क्या दे रहा होगा? वेलोसिटी दे रहा होगा। और xt ग्राफ में अगर हम एरिया निकालें तो वो क्या देगा? xt ग्राफ में अगर हम एरिया निकालते हैं तो इंटीग्रल एक्स डी टी आ जाएगा ना। तो ये कुछ होता है क्या ऐसा एक्स का?
ये जो एरिया आ रहा है ये कुछ देगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी देगा? नहीं, है ना? तो ये हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं दे रहा है ना। तो आपको देखो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें हमेशा दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी। एक तो ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका तरीका क्या होगा सोचने का? जब भी आपको ये सोचना है कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी हमारा वाई और एक्स का मान लो ग्राफ है, तो उसमें अगर हमें देखना है कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए स्लोप के लिए आप हमेशा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके सोचोगे कि ये क्या होता है। डेल्टा वाई मतलब यहाँ पे जैसे वाई एक्सिस पे इस टाइम पे क्या है, एक्स है, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करके, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी। और एरिया के लिए हमें ऐसा आप सोचोगे कि y और x एक्सिस पे जो चीजें दिखाई गई उनका मल्टीप्लीकेशन क्या देगा। तो y और x पे जो मल्टीप्लीकेशन में जैसे यहाँ पे x और t है, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करने पे कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है? नहीं, तो मतलब यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हम हर ग्राफ में हमें ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी कि उसका स्लोप क्या बता रहा है और एरिया क्या बता रहा है। तो आप ऐसे सोचोगे स्लोप क्या बता रहा है, तो इसके लिए डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करके सोचोगे, और एरिया क्या बता रहा है तो इसके लिए वाई और एक्स को मल्टीप्लाई करके सोचोगे। वाई और एक्स पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको मल्टीप्लाई करके सोचोगे कि वो कौन सी क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर है कि एक्स टी ग्राफ में केवल स्लोप हमारे काम का होगा और और एरिया हमारे काम का नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। फिर हमारा नेक्स्ट है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। यहाँ पे v इज वेलोसिटी एंड t इज टाइम। वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। तो मान लो हमने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया, तो इस ग्राफ में तो इस ग्राफ में अगर हम किसी पॉइंट पे स्लोप बनाते हैं, ना मान लो इस पॉइंट पे हमने स्लोप बनाया, तो ये tan थीटा, तो ये स्लोप आ रहा होगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, dv बाई dt। और dv बाई dt हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन ना। तो vt ग्राफ को है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ का टेंजेंट, मतलब स्लोप हमें क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। ये ध्यान रखना वेलोसिटी ग्राफ की बात हो रही है ना, स्पीड की बात नहीं हो रही है। फिर अगर हमें इस ग्राफ का एरिया देखें, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या होगा। आप सोचोगे कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, तो कैसे सोचेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन सकता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब एरिया से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे।
नोट हो गया? फिर नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ में भी हमें देखना है कि स्लोप क्या बता रहा होगा टाइम और एरिया क्या बता रहा होगा। मान लो ये हमारा कुछ एक्सेलरेशन है और हमने किसी पॉइंट पे इसका स्लोप देखा। तो स्लोप मतलब डी ए बाय डी टी। तो तो देखो एक्सेलरेशन डी ए बाई डी टी मतलब आपको क्या सोचना है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जैसा हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा नहीं है, होता है वो आप बीटेक के टाइम पढ़ोगे, जैसे आदित्य ने बताया जर्क है, इसको हम जर्क बोलते हैं, बट ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए अभी हम इसको पढ़ेंगे नहीं है? ये जो होता है इसको हम लोग जर्क बोलते हैं है? तो ये जो है सिलेबस में नहीं है। तो अभी कोई पूछेगा डीए बाई डी टी क्या होता है तो हम ये बोलेंगे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिर इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो एरिया के लिए आप कैसे सोचोगे? ए और टी को मल्टीप्लाई करके ना, ए और टी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, हमें देखो पता है कि ए इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी। तो अगर हम dt दूसरे साइड ले जाएंगे तो dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी टी। और इसको ही निकालना है तो dv मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी ना, ये ध्यान रखना, ये वेलोसिटी नहीं देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा ना। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें एरिया क्या देता है, ये चेंज इन वेलोसिटी देता है ना। अक्सर हम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वेलोसिटी सोच लेते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी देता है। नोट कर लो जल्दी। फिर देखो मेन देखो यही ग्राफ थे, इसके अलावा कई बार हमें ए और एक्स का ग्राफ भी यूज करना पड़ जाता है। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट।
भावेश जैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी डिस्प्लेसमेंट ही हुआ ना। मान ले पहले तू 5 मीटर तक गया, फिर बाद में 9 मीटर तक गया, तो 5 से 9 के बीच का जो हुआ 4 मीटर और नया डिस्प्लेसमेंट है। तो इसलिए उसको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज है वो चेंज ही बोलना पड़ेगा। फिर एक और हमारा ग्राफ होता है ए और एक्स वाला। तो इसमें जो स्लोप आएगा वो क्या हो रहा होगा, डी ए बाई डी एक्स। अब डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स जैसा हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ा है ना, तो इसका स्लोप कोई काम का नहीं है ना, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये फोर्थ ग्राफ देख रहे हैं ना। और अगर हम इसमें एरिया निकालें, एरिया बताओ क्या होना चाहिए। नहीं पार्थ, डीवी नहीं। प्रथमेश बता क्या होना चाहिए एरिया। हाँ, वी स्क्वायर का चेंज ना, वेलोसिटी के स्क्वायर का चेंज देगा। देखो हमें पता है ए इक्वल टू एक्स के टर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए को वी डी बाई डी एक्स, याद है सबको। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स। हम ये बोल सकते हैं ना ए डी एक्स। फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इधर एक्स की लिमिट डाल देंगे और इधर वी की फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक। तो ये राइट साइड वाला तो एरिया बन जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, फाइनल वी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वी का स्क्वायर बाय 2। ये बराबर आ जाएगा एरिया। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि ए वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया क्या देगा, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2 होगा ना। ये हमारा फाइनल क्या है, एरिया यहाँ पे आ रहा है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2। नोट कर लो। अब देखो ये वाला जो हमें पता चला कि एरिया जो है फाइनल वी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वी का स्क्वायर बाय 2 है। अगर हम इसमें दोनों साइड में मास मल्टीप्लाई कर दे, मास ना, स्लोप एम मतलब स्लोप नहीं है, मास है, मास मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, मास इनटू एरिया। ये बराबर क्या आ जाएगा, एम इंटू फाइनल वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम इंटू इनिशियल वी स्क्वायर बाई 2।
तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हम आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ना। तो ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब हम बोल सकते हैं एरिया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में एम। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? नहीं नहीं, ये इसको आप बस बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, बाय एम है ना, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास बोल सकते हो ऐसे। तो अभी देखो हमने ये देखा कि जो भी हम ग्राफ बनाएंगे वहां पर स्लोप क्या बता रहा होगा, एरिया क्या बता रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं ग्राफ बनाने पर। अब देखो जो हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना होगा उसको हम थ्री पार्ट में स्टडी करेंगे। हमें पता है कि जो हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स पढ़ा हमने, उसमें देखा कि एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, और एक्सेलरेशन वेरिएबल हो सकता है। ऐसे थ्री टाइप में सब कुछ स्टडी किया ना। तो ऐसे हम तीनों केस के लिए हम अलग अलग ग्राफ देखेंगे ना। एक्सेलरेशन जीरो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली सिचुएशन में ग्राफ कैसे बनेंगे, कांस्टेंट वाले सिचुएशन में ग्राफ कैसे बनेंगे, और वेरिएबल में कैसे बनेंगे। तो हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी ना? और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो रहा होगा ना। वी यहाँ पे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हम लिख रहे होंगे वी इंटू टी। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आपको कोई भी ग्राफ बनाना होगा तो सबसे पहला स्टेप आप क्या लगाओगे, कोई भी ग्राफ बनाना होगा तो पहला स्टेप हमेशा क्या होगा, ग्राफ आप देखो तभी बना पाओगे जब आपको सामने रिलेशन लिखा हो। आपको कोई भी फंक्शन लिखा होगा तभी ना आप उसको देख के उसका ग्राफ बना पाओगे। तो पहला काम क्या होगा, जिनके जिनके बीच में ग्राफ बनाना है उनके बीच में रिलेशन लिखना पड़ेगा ना? एक फंक्शन दिखेगा तभी आप ग्राफ बना पाओगे। फिर चाहे आप कोऑर्डिनेट वाला मेथड लगा लो या कैलकुलस वाला, बट पहला स्टेप क्या है, फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो अब जैसे हमने यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है, हर जगह हम ये तीन ग्राफ बनाएंगे, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ, और डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फंक्शन क्या आया है, एक्सेलरेशन इज जीरो, यही फंक्शन है ना, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो कोई भी टाइम पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या दिखना चाहिए, जीरो दिखना चाहिए ना। तो अगर हम कोई भी टाइम पे यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो दिखेगा, मतलब टाइम एक्सिस पे ही ग्राफ बन रहा होगा ना। पहले वाले का फंक्शन क्या है, एक्सेलरेशन इज जीरो, यही फंक्शन है। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे इस केस में वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट ना, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का ग्राफ बना देंगे। कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता था, एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनाते थे ना। तो ऐसा आ जाएगा कांस्टेंट, ये v जो ये कुछ वैल्यू
सी के बराबर रहा होगा। अगर कांस्टेंट प्लस में है तो ऊपर के साइड में ग्राफ बनेगा, माइनस में है तो नीचे के साइड में ना। इसका स्लोप कितना हो रखा है अभी? 0। स्लोप 0 का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन 0 है। और इसके अंडर का अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ। डी से यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं ना। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? उसके लिए फंक्शन लिखना पड़ेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इनटू टाइम करके। तो अब इस फंक्शन को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हमें डी और टी में ग्राफ ड्रॉ करना है और वी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये किस चीज का फंक्शन हुआ? ना स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ना, ये इस टाइप का है ना, y इक्वल टू एम इंटू एक्स ना। v यहाँ पे कांस्टेंट है ना। y की जगह d आ गया, x की जगह t आ गया ना, और दोनों का मैक्सिमम पावर 1 है ना, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ऐसा हम ग्राफ बनाते हैं। और इस ग्राफ का ये जो स्लोप हो रहा होगा वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, स्लोप की जगह क्या आया हुआ है? v आया हुआ है, मतलब वो वेलोसिटी है। और से भी हमें पता है कि ये dx बाई dt होता है ना, तो वेलोसिटी है वो, सॉरी, हाँ, स्लोप जो है वो वेलोसिटी है। तो पहला पार्ट सबको क्लियर है? ए जब 0 होगा तो उसमें ऐसे 3 टाइप के ग्राफ पॉसिबल होंगे। तीनों ग्राफ में क्या क्या होगा वो दिखा दिया हमने। नोट कर लो ये। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसको यूज करते हुए एक प्रॉब्लम। सपोज अपना चिंटू है, वो चला मार्केट, घर से वो मार्केट के लिए निकला। तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से चला, टाइम 0 पर। तो 10 सेकेंड में मार्केट पहुंच गया। फिर देखा कि भाई कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन है, तो फिर वो वापस आने लगा। मार्केट में सब कुछ बंद था। तो अगले 5 सेकेंड में वो वापस आया। कुछ वापस आने के टाइम पे स्पीड थी, मान लो दुखी हो गया था बेचारा, स्लो आ रहा था इस बार। तो अगले 5 सेकेंड तक वापस आया। टोटल टाइम कितना लगा? 15 सेकेंड ना। 10 से 5 मतलब 5 सेकेंड तक वापस आया। तो इन सारे चीजों को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ये वाला पॉइंट कुछ मान लो एन है, तो हमें बताना है ड्रॉ एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे 0 ही है, हर टाइम कांस्टेंट स्पीड से ही चला है। तो आपको ड्रॉ करना है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ ना। ऊपर वेक्टर बना है मतलब वेलोसिटी ग्राफ बनाना है। दूसरा स्पीड एंड टाइम ग्राफ। तीसरा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। चौथा डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। करो सारे ट्राई।
ठीक है, सबने अब अटेम्प्ट कर लिया। अब मैं बनाता हूँ, आप लोग मैच कराइए ना कि सही बना या नहीं। तो देखो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ ना। तो देखो इसमें क्या है, हाँ भावेश वो दुखी हो गया था बीच में, कहीं आके अभी रुका हुआ है 15 सेकंड तक। तो उसकी टेंशन नहीं ले कि घर तक नहीं पहुंचा, बीच में ही रुक गया है। तो अपन देखो क्या करेंगे, पहले 0 से 10 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड ना। और वो कितनी थी, कांस्टेंट थी ना, कांस्टेंट स्पीड से वो 10 मीटर पर सेकंड से मार्केट तक गया। तो हम क्या बोलेंगे, 10 सेकंड तक का ये ग्राफ कैसा बन रहा होगा, ऐसे कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड के सामने दिखा देंगे। और टाइम कितना है अभी, ये 10 सेकंड। यहाँ टाइम जो है सेकंड में है और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में है। फिर उसके बाद 10 सेकंड के बाद 10 से 15 के बीच में, 10 और 15 के बीच में अब उसकी वेलोसिटी कितनी है, -5 ना, अपोजिट में जा रहा है ना। तो वेलोसिटी अगर आगे जाने वाले को प्लस में बोलेंगे तो पीछे आने वाले को माइनस में। तो ये -5 है। तो ये हमारा पूरा वीटी ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट है स्पीड। स्पीड के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्पीड एंड टाइम ग्राफ के लिए क्या करना चाहिए, हमें पता है कि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता ना। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा, जो वेलोसिटी वाला ग्राफ है, वेलोसिटी का अगर हम केवल मॉड ले लें तो वो केवल क्या बन जाएगा, स्पीड बन जाएगा। तो जो निगेटिव वाला पार्ट है उसको भी ऊपर कर देंगे ना। इसी दिन के लिए वो मॉड वाला ग्राफ बनाया पड़ा था हम लोगों ने। तो कभी भी स्पीड का ग्राफ अगर बनाना है और वेलोसिटी का ग्राफ पता है तो हम वेलोसिटी के ग्राफ का मॉड ले लेंगे तो स्पीड का ग्राफ बन जाएगा। तो हमारा 10 सेकेंड तक ऐसा ग्राफ रहेगा 10 के सामने, फिर अगले 5 सेकेंड तक 5 के सामने आ जाएगा। ये यहाँ 10 है और यहाँ पर 15। ये दिख रहा है ना सबको सही से। चलिए, आप लोग मोबाइल पे भी कई लोग देखते होंगे ना, उसमें बहुत छोटा तो नहीं हो गया है। ठीक है, सबको क्लियर है। नहीं, ये दो ग्राफ ज्वाइन नहीं होंगे ना। एक में जरूरी नहीं होता कि ग्राफ हमेशा ज्वाइन ही हो ना। यहाँ पे 10 तक चला है पहले, फिर उसके बाद स्पीड चेंज करके वो 5 तक चला है अगले। ठीक है। अबे भावेश, क्यों ज्वाइन होंगे, अब तू उल्टा बता मुझे कि क्यों ज्वाइन होंगे। ऐसा कहीं बोला गया है कि जितने भी ग्राफ होंगे सब ज्वाइन ही होंगे। जैसी सिचुएशन है वैसा हमने ग्राफ बना दिया, वो ज्वाइन नहीं आए तो नहीं आए। तू बोल रहा है ज्वाइन होंगे, तो तू बता क्यों ज्वाइन होंगे। हाँ, तो अब तक ऐसी नई सिचुएशन आई थी ना, अभी आई तो अब उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अभी तक जो भी हमने पीछे पढ़े ना वो सब कंटिन्यूअस फंक्शन होते थे उनमें। यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से आदमी का मन बदल गया भाई, उल्टा आने लगा दूसरे स्पीड से, तो वो कुछ भी हो सकता है। आप देखो ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ दो अलग अलग फंक्शन थे, आगे जाने का अलग फंक्शन था, पीछे आने का अलग फंक्शन था। कोई एक फंक्शन का ग्राफ देखो पूरा कंटिन्यूअस है, लेकिन जब फंक्शन ही चेंज हो गया तो ग्राफ चेंज हो गया।
अब मान ली तेरे ने कुछ y इक्वल टू x का ग्राफ बनाया, फिर थोड़ी देर बाद y इक्वल टू e के पावर x का ग्राफ बनाया, तो दोनों के अलग अलग चीजें होंगी ना। यहाँ फंक्शन ही चेंज हो गए हैं 10 सेकंड के बाद। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है? अरे भावेश, चिंटू एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ना, चिंटू ब्रेक नहीं लगा रहा है कि धीमे धीमे कम होगा। चिंटू अपने मन का मालिक है। वो अगली बार 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से रिटर्न कर रहा है ना। ये क्वेश्चन में दे दिया गया है ना कि वो वापस जब आ रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से वापस आ रहा है। फिर अब देखो हमें नेक्स्ट देखना है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट को मान लो मैं ऐसे डी और वेक्टर लगा के दिखा देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, या अभी वेक्टर छोड़ो, प्लस माइनस से दिखा रहे हैं ना सब कुछ। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब वो आगे जा रहा होगा तो v इंटू टी करेंगे, और v कितना लेंगे, +10 ना। जब टाइम हमारा 0 से 10 सेकंड के बीच में है तो ये कितना आएगा, +10 इंटू टी। और 10 से 15 के बीच में फिर क्या हो जाएगा, 10 से 15 के बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5 इंटू टी। तो मतलब यहाँ पे हमें दो फंक्शन हमें पता है ना। यहाँ पर दो फंक्शन है, पहले 10 सेकंड के लिए ये d इक्वल टू 10t को देख करके ग्राफ बनाना है, फिर 10 से 15 सेकंड के बीच में -5t को देख करके ग्राफ बनाना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ बना देंगे। इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर टाइम हो गया। तो पहले देखो ये ग्राफ कैसा आएगा, d इक्वल टू 10t मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और स्लोप कितना है, +10। तो हम कैसा ग्राफ बनाएंगे, कुछ ऐसा बना देंगे ना। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जब टाइम को यहाँ 10 सेकंड डालोगे तो डी कितना होगा, 100, तो 100 के सामने आ चुके हैं। फिर उसके बाद क्या हो जा रहा है, स्लोप निगेटिव हो जा रहा है। स्लोप निगेटिव होने का मतलब हुआ कि अब ये ऐसी वाली लाइन बनेगी ना, ऐसी लाइन का स्लोप निगेटिव होता है ना। अब ये डी कम होने लगेगा, और कितना कम हो जाएगा, जब टाइम को यहाँ पे 5 सेकंड डालोगे ना, 5 सेकंड तक वो कम होता रहा है ना। 5 सेकंड जब डालोगे तो कितना वापस आ जाएगा, 25। 25 अगर वापस आया ऐसे, तो कहाँ पे आ जाएगा, 100 डिस्प्लेसमेंट से 25 कम कर देंगे 75 के सामने। अब ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट ये कितना दिख रहा होगा, 75। अगर मैं इस लाइन का स्लोप चेक करूं तो ये कितना होना चाहिए, -5 ना। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करके स्लोप निकालूं तो वो कितना आएगा, -5। ठीक है, सभी को क्लियर है? फिर अगर यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ बनाए, अमन ये देख ना, जब वो वापस आ रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, अपोजिट डायरेक्शन में 5 ना। तो अब नया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -5 इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे ना। फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस एंड टाइम।
डिस्टेंस एंड टाइम में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता है ना, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता है। तो बस जहां पे डिक्रीजिंग पार्ट हो रहा होगा ना, जो भी डिक्रीजिंग पार्ट होगा उसको हम इंक्रीज करा देंगे ना, उसका मिरर इमेज ले लेंगे। जैसे यहाँ से ये डिक्रीज हुआ है, यहाँ से ये डिक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक मिरर रखेंगे, ये डॉटेड लाइन के लॉन्ग एक मिरर रखेंगे, यहाँ पे एक मिरर रखेंगे और इसमें इसकी इमेज बना देंगे। तो ये इमेज जब बनेगी तो कुछ ऐसे आ जाएगा, डिक्रीजिंग पार्ट का मिरर इमेज दिखा देंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, पहले 100 तक ये इंक्रीज हुआ, और पहले 100 तक जब इंक्रीज हो रहा था तो स्लोप कितना आना चाहिए था, 10। फिर अगली वाले पार्ट में स्लोप कितना हो जाएगा, 5 ना, तो स्लोप कम हो जाएगा। तो अब मिरर इमेज में वो थोड़ा ऐसे जा रहा होगा। पहले वो कितना आगे बढ़ा था, 100, फिर दूसरी बार कितना चला है, 25, तो टोटल किसके सामने आ चुका होगा, 125 के सामने। इधर हमने डिस्टेंस दिखाया है और इधर टाइम। ठीक है, सभी को क्लियर है क्या क्या हुआ है। अब यहाँ पे हम दो पॉइंट नोट करेंगे। एक पॉइंट स्पीड टाइम ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया, और दूसरा डिस्टेंस टाइप ग्राफ बनाने के लिए क्या किया। ये पॉइंट ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर हमें जरूरत पड़ेगी इनकी, तो ये नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ही नोट करते हैं। जब भी हमें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि वो बनाना इजी होता है, उसका फंक्शन दिया रहेगा। ये तो अभी एक्सलेशन 0 है तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, कोई भी बना लोगे। लेकिन जब हम आगे देखेंगे जहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, तो वहां पे इजी होगा कि आप वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ बना लो, और फिर उसका मॉड लेकर के स्पीड एंड टाइम ग्राफ बना लो। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं हाउ टू ड्रॉ स्पीड एंड टाइम ग्राफ। तो उसमें पहला स्टेप होगा ड्रॉ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। फिर दूसरा स्टेप होगा टेक मिरर इमेज ऑफ निगेटिव पार्ट, जहां जहां पे वेलोसिटी निगेटिव है बस उसका मिरर इमेज लेना है ना। टेक मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ ग्राफ, पॉजिटिव पार्ट को सेम रखना है ना, पॉजिटिव पार्ट विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं
हाउ टू ड्रॉ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। हमें देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन मिल जाएगा इजीली, डिस्टेंस का रिलेशन नहीं मिलता हर जगह। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ बनाएंगे और उसके नेगेटिव जहां से डिक्रीज कर रहा होगा ग्राफ उसका मिरर इमेज बना देंगे, इंक्रीजिंग पार्ट को एज इट इज रखेंगे, तो उससे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन जाएगा। तो ये पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला पार्ट पॉइंट, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ में जो भी इंक्रीजिंग पार्ट होगा उसको एज इट इज रखना है। इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ ग्राफ will remain same नोट कर लो इसको। फिर देखो यहाँ पे एक चीज और हमने यहाँ पे देखनी है कि जैसे हमने जो ये वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ बनाया, तो इसके अंडर का जो एरिया है ये आया था जब वो आगे को जा रहा था, तो ये एरिया कितना आया, ये देख रहे हो ये वाली साइड 10 है ना, हाइट 10 है और ये भी हाइट लेंथ भी 10 है, तो ये हाइट 10 है और ये वाला भी 10 है, तो ये एरिया कितना आएगा 100। और जब इधर का एरिया निकालेंगे तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, तो इधर का एरिया आएगा 25। इधर का एरिया है 100 और इधर का एरिया है 25। तो अगर मैं टोटल एरिया निकालूंगा ये, तो मुझे कितना मिलेगा, जो एरिया ऊपर के साइड होता है ना उसको हम प्लस में लिखते हैं, जो एरिया नीचे के साइड होता है निगेटिव एक्सिस के सामने उसको माइनस में लिखते हैं। तो वेलोसिटी कहीं पे भी जब हम एरिया निकालते हैं तो जो ये टाइम एक्सिस होगा इसके ऊपर वाले एरिया को प्लस में लिखेंगे और नीचे वाले एरिया को माइनस में। अब अगर हम इस एरिया को साइन के साथ ऐड करें तो वो हमें कितना आ जाएगा, 100 माइनस 25 मतलब 75। 75 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसका, डिस्प्लेसमेंट ना। अभी ये आगे को 100 गया था, ये अभी आगे को 100 गया था फिर पीछे लौट के आया है, आगे को 100 गया पीछे को 25 आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अभी इसका कितना हो रखा है 75। मतलब अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकालें विथ साइन ना, विथ साइन, तो वो हमें क्या दे देता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम साइन हटा दें, केवल ये देखें कि ये 100 है एरिया, ये 25 है एरिया और दोनों ऐड कर दें, तो एरिया विदाउट साइन हमें क्या देगा, डिस्टेंस ना, ये आगे 100 किया 25 पीछे आया। तो कभी भी बीटी ग्राफ से अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम ये करेंगे ना, विथ साइन एरिया निकाल के डिस्प्लेसमेंट बताएंगे और विदाउट साइन डिस्टेंस होगा। तो ये पॉइंट भी हम लोग नोट कर लेते हैं। ये पॉइंट हम लोग नोट करेंगे कि एरिया विथ साइन इन velocity and
टाइम ग्राफ will give displacement और area without sign in velocity and time graph will give distance। ठीक है, सभी को क्लियर है? नोट कर लो। अब हम लोग सेकेंड केस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने देखो कौन सा केस किया, जब एक्सेलरेशन 0 था। अब हम लोग नेक्स्ट केस कर रहे हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सेकेंड केस जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ए इक्वल टू कुछ सी। नोट्स सब लोग अच्छे से बनाना ना, मैं छोटे छोटे पॉइंट भी इसीलिए लिखाता हूँ क्योंकि बाद में रिवीजन में ये सब चीजें याद नहीं रहती हैं। तो नोट्स आपको बहुत अच्छे से बनाना है, बाद में वही सब चीजें 2 साल बाद याद रहेंगी जो लिखा होगा आपने। आवेश हो गया? तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं एक्सेलरेशन का ग्राफ। मतलब एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तो ए एंड टी ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। तो पहला जो ग्राफ होगा उस एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ हमें बनाना है। तो हम पहले तो फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन क्या आएगा यहाँ पर एक्सेलरेशन का? अबे बैकग्राउंड में कौन सा नॉइज आ रहा है? म्यूट है क्या? अदिति म्यूट कर दे भाई। तो ये सही है अभी? अदिति म्यूट ही रख भाई, अनम्यूट नहीं कर। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना इस चीज का। यही रिलेशन आया है ना, जब ए और टी बनाएंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये हमारा फंक्शन आया। तो अब इसको देख करके ग्राफ बना देंगे। तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा? कांस्टेंट का ग्राफ कैसा रहता है? अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ऊपर के साइड में पैरेलल ग्राफ, निगेटिव कांस्टेंट होता है तो नीचे के साइड में पैरेलल ग्राफ। फिर सेकेंड ग्राफ बनाना है हमें वेलोसिटी एंड टाइम का। तो वेलोसिटी एंड टाइम के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन। तो रिलेशन कैसा आएगा यहाँ पे, जहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये रिलेशन आया। ये रिलेशन को देख के हम क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे सोचेंगे कि ये कुछ ऐसा लिखा है, y इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी टाइप लिखा है। समझ आ रहा है सबको? y एक्सिस पे वेलोसिटी दिखाना है
और टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाना है। एक्सेलरेशन यहाँ स्लोप का काम कर रहा है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगी। तो v और t का ग्राफ कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ना v और t का ग्राफ। कुछ मान लो ऐसे आ गया। ऐसा कुछ आ गया। तो अब यहाँ पर ये जो एंगल थीटा हो रहा होगा उसका tan स्लोप है, और स्लोप क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन। और ये जितना कट हुआ ये वाला पार्ट सी यहाँ पे क्या बता रहा है? इनिशियल वेलोसिटी। फिर देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये मैथमेटिकल ग्राफ है, हमें इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम सोचें तो हमें पता है कि वेलोसिटी कभी भी ये निगेटिव टाइम एक्सिस के सामने ग्राफ नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर हम ये जो निगेटिव वाला ग्राफ है वो सबको ऐसे डॉटेड लाइन से कर देंगे। समझने के लिए आप रख सकते हो या रबी कर दो इसको ना, केवल पॉजिटिव वाला दिखाओगे। टाइम जीरो पे यहाँ पे ग्राफ था ना, और यहाँ से फिर वेलोसिटी बढ़ती जाती है ना, यहाँ पे आप स्लोप दिखा लोगे tan थीटा। सबको समझ आ रहा है ना? ये वाला पार्ट हम ग्राफ का नहीं बनाएंगे। फिर देखो अभी जब हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया तो यहाँ पे हमने क्या माना है कि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव था। बट पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकते हैं ना। तो वीटी ग्राफ यहाँ पे कैसे कैसे पॉसिबल होंगे? अभी हमने बनाया जब ए भी पॉजिटिव है और यू भी पॉजिटिव है, तो उसका ग्राफ ऐसा आया ना। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ए निगेटिव है और यू पॉजिटिव है, तो वहां पे कैसा वीटी ग्राफ आएगा? यू पॉजिटिव मतलब इंटरसेप्ट हमें पॉजिटिव लेना है और निगेटिव स्लोप वाला ग्राफ बनाना है। निगेटिव स्लोप वाला मतलब ऐसे। कुछ चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यू से हमें क्या पता चल जाएगा? इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो मैंने प्लस में इंटरसेप्ट लिया। फिर यहाँ पे ए निगेटिव है तो मतलब निगेटिव स्लोप वाली ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। फिर नेक्स्ट ए निगेटिव यू भी निगेटिव, तो कैसा बन जाएगा? यू निगेटिव है तो मतलब इंटरसेप्ट इस बार क्या होगा? निगेटिव होगा। अब यहां से हम जो ग्राफ बनाएंगे या तो ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे ना। तो इधर को अगर बनाएंगे तो स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा ना। स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, बट एक्सेलरेशन निगेटिव है तो मतलब यहाँ से हम ऐसे लाइन बना देंगे। ये वाली लाइन का स्लोप क्या आएगा? जब इसको एक्सटेंड करोगे ऊपर को तो निगेटिव आ रहा होगा ना। इसका स्लोप निगेटिव है मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव। फिर एक केस और पॉसिबल है, जब कौन कौन से केस हो सकते थे? दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव। अब ए पॉजिटिव हो और यू निगेटिव हो ना, ए पॉजिटिव और यू नेगेटिव। यार ये जो मोबाइल पे देख रहे होंगे उनको सही से दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं ज्यादा छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ। मेरे को तो लैपटॉप पे वो सही 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 दिख रहा है, बट मोबाइल वालों को पता नहीं कैसा दिख रहा हो। चलेगा ना? सही से दिख रहा है ना सबको? तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू निगेटिव। यू निगेटिव मतलब ऐसा, यहाँ पे हमने यू निगेटिव ले लिया, फिर पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन बना दी, तो ऐसे बना दिया। नोट कर लो ये।
तो हमने देखो अब v और t का बना लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट को मान लो हम x से दिखा रहे हैं, तो x एंड t का ग्राफ, यहाँ पे x इज डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा पहला काम क्या होगा, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाना है, तो पहला काम हम क्या करेंगे, बोलो बच्चों क्या करेंगे पहला काम। पहला काम रिलेशन लिखेंगे ना। जब हमें एक रिलेशन दिखेगा, फंक्शन दिखेगा, तब ना हम उसको सोच के ग्राफ बना पाएंगे। तो हम पहला काम करेंगे, यहाँ पे जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो रिलेशन कैसा आता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पार्थ डिस्टेंस टाइम में नहीं बनाना है, ये तो डिस्टेंस टाइम का बनाना होगा, तो पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम का बनाएंगे, फिर वो डिक्रीजिंग पार्ट का वो करेंगे, इंक्रीज करा देंगे। तो ये रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिलेशन किस चीज को इंक्रीज कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला। x का मैक्सिमम पावर 1 है और t का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये पैराबोला है। और तो इसका मतलब x और t का जो ग्राफ होगा, ना कुछ ऐसा पैराबोलिक रिलेशन बन रहा होगा। इस पैराबोलिक रिलेशन में dx बाई dt इसका स्लोप बता रहा है ना, स्लोप। स्लोप मतलब वेलोसिटी, और इसका डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन मतलब क्या हुआ, v का एक बार डिफरेंशिएशन, वो क्या है, एक्सेलरेशन। डबल डिफरेंशिएशन क्या बता रहा है, इसका एक्सेलरेशन बता रहा है। तो अभी देखो हमने यहाँ पे एक नेचर देखा ग्राफ का ना, ऐसा नेचर देखा हुआ है। अब पॉइंट्स वगैरह लेते हुए हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अभी जब आगे मैं कराता हूँ कोई पॉइंट लेकर के प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके कैसे बनाना है, बट एक नेचर समझ लेना, नेचर कैसा होगा, ऐसा पैराबोलिक। अब उसमें भी आपको ध्यान रखना है, ध्रुविल वो ग्राफ पैराबोला वाला तूने क्लास अटेंड किया है ना, पैराबोला ग्राफ पे पॉइंट पे अभी नहीं जाना है किसी को ना। मैंने अभी उधर देखो क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, पैराबोला वाले ग्राफ में एक का मैक्सिमम पावर 1 और एक का मैक्सिमम पावर 2 होगा, तो वो पैराबोला होगा। पैराबोलिक ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना। तो कोई भी एक मैंने पैराबोला बना दिया ना, पूरा पैराबोला नहीं बनाया, कुछ पार्ट पैराबोला का बना दिया ऐसे, बाकी पार्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो एक पैराबोला बना दिया है ना। फिर अभी ये पैराबोला कहाँ से पास करेगा, वो सब हम जब कोई हमें सिचुएशन दी होगी तो उसको लेकर के हम करेंगे। बट अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि पैराबोला बनेगा। फिर देखो हमें पता है कि इसका स्लोप क्या बता रहा है, वेलोसिटी। और इसका मतलब x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, वेलोसिटी। और दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या पता चलेगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा कैलकुलस यूज करके ग्राफ का नेचर समझेंगे। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, dx बाई dt पॉजिटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे, इंक्रीजिंग वाला। अगर वेलोसिटी निगेटिव हुई तो हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे, डिक्रीजिंग वाला। और वेलोसिटी जीरो हुई, अगर वेलोसिटी नेगेटिव हुई तो डिक्रीजिंग, वेलोसिटी जीरो हुई तो कांस्टेंट ग्राफ। फिर डबल डेरिवेटिव मतलब एक्सेलरेशन ना। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ तो कौन सा वाला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनेगा, अबव टेंजेंट। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ तो कौन सा ग्राफ बनेगा, बिलो टेंजेंट। और एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो कौन सा ग्राफ बनेगा, ऑन टेंजेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन मतलब d2x बाई dt2। अब हम लोग कुछ कुछ ग्राफ के बस नेचर समझेंगे ना। अभी हम ग्राफ नहीं बनाने जा रहे पॉइंट के साथ में ना। पॉइंट के साथ हम ग्राफ तब बनाएंगे जब हमें कोई सिचुएशन दी होगी, अभी हम बस नेचर समझ रहे हैं। तो मान लो हमें एक दिया हुआ है कि v इज ग्रेटर देन जीरो एंड a इज ग्रेटर देन जीरो, तो आप कैसा एक्स टी ग्राफ बनाओगे।
तो यहाँ पे हम एक्सटी ग्राफ कैसे बना देंगे? v ग्रेटर देन 0 बता रहा है कि इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाओ, और वो कैसा इंक्रीजिंग? अबव टेंजेंट, तो अबव टेंजेंट इंक्रीजिंग ऐसे बना देंगे। सबको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर मान लो है कि v ग्रेटर देन 0 है और a इज लेस देन 0 है और xt ग्राफ बनाना है, तो कैसा नेचर दिखना चाहिए? v ग्रेटर देन 0 बता रहा है इंक्रीजिंग और a लेस देन 0 बता रहा है बिलो टेंजेंट, तो ऐसा वाला इंक्रीजिंग बना देंगे। नोट हो गया यहाँ तक? नोट कर लो जल्दी। फिर एक और केस, v ग्रेटर देन 0 बट एक्सेलरेशन इज 0। हालांकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 का केस हमने पीछे देख लिया है, बट यहाँ पे वो भी कर देता हूँ एक साथ ही। तो यहाँ x और t का ग्राफ कैसा बनेगा? v ग्रेटर देन 0 बता रहा है इंक्रीजिंग ग्राफ, और ये a0 बता रहा है ऑन टेंजेंट, तो स्ट्रेट लाइन वाला ऐसे कुछ इंक्रीजिंग ग्राफ बना दे। फिर हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं जब v लेस देन 0 है बट a ग्रेटर देन 0 है, तो xt ग्राफ कैसा आ जाएगा? v लेस देन 0 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव है, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ, और कैसा डिक्रीजिंग? अबव टेंजेंट। फिर अगर v लेस देन 0 बट a भी लेस देन 0, याद रखो अभी हम लोग बस नेचर समझ रहे हैं ना, पॉइंट्स पे अभी फोकस नहीं करना है। v लेस देन 0 मतलब डिक्रीजिंग और a लेस देन 0 मतलब बिलो टेंजेंट डिक्रीजिंग। फिर v मान लो लेस देन 0 और a इज इक्वल टू 0, तो डिक्रीजिंग और ऑन टेंजेंट। तो ये हमने सबके नेचर समझ लिए ना ग्राफ के, नोट कर लो ये। अब एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं इस पे।
अरे थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, 1 मिनट। ऐसे देखो कुछ दिया हुआ है, कोई ए और टी का ग्राफ बना हुआ है, और आपको, सॉरी, ये एक्स और टी का ग्राफ है, 1 मिनट, और उसमें एक्सेलरेशन का साइन बताना है। कौन सा ऑप्शन में सही है? हाँ तो देखो, हमारा पहले वाले में क्या है, अबव टेंजेंट ग्राफ है। अबव टेंजेंट क्या बताता है कि एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो है। बिलो टेंजेंट मतलब एक्सेलरेशन लेस देन जीरो है। ऑन टेंजेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। फिर से अबव टेंजेंट मतलब एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो है। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला हमारा सही हो जाएगा। नहीं, ये जेई में आया हुआ प्रॉब्लम है। बी ऑप्शन हो गया इसका सही। चलो ये प्रॉब्लम करो सभी। कहीं पे ए और टी का ग्राफ दिया हुआ है, तो उसको देख करके हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। श्रेयस उल्टा टाइप कर रहा है क्या तू?
रेयस 45 कैसे बोल रहा है? 54 को उल्टा टाइप कर रहा है तू। तारे जमी पे टाइप देख रहा है क्या? उल्टा लेटर उल्टे उल्टे दिख रहे हैं। वो कौन सी प्रॉब्लम थी तारे जमी पे जो मूवी थी उसमें? रेयस कहाँ गया? हाँ, डिसलेक्सिया, सही बात है। देखो हम यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे, हम अगर इसके अंडर का एरिया निकालेंगे तो वो हमें क्या दे देगा? इसके अंडर का एरिया जो आएगा वो आ जाएगा +50। +50 मतलब यहाँ पर ये जो आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू 50 है। चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल कितना दिया हुआ है? 4। तो इससे हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे 54 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे बनाना है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ के लिए हम क्या कर लेंगे? वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ के लिए हम पहले रिलेशन लिखेंगे ना, v और t का। तो रिलेशन कैसा आएगा? v इक्वल टू यू कितना दिया है? 4 प्लस ए कितना दिया है? 10 इंटू टाइम। तो ये कैसा रिलेशन आ रहा है? v इक्वल टू 10t+4 y इक्वल टू mx प्लस c टाइप। इंटरसेप्ट कितना हो रखा है? 4 और स्लोप कितना हो रखा है? 10। इंटरसेप्ट 4 है ना? इंटरसेप्ट 4 है और स्लोप 10 है, तो मतलब पॉजिटिव स्लोप वाला ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये जो थीटा आएगा, tan थीटा, ये कितना हो जाएगा? 10। मतलब एक्सीलरेशन 10 है। और ये u हमारा 4 है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसे आ जाएगा? ये नोट हो गया होगा ना इधर का तो सब कुछ? तो अब अगर हमें इसमें तीसरा पार्ट भी करना होता, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, तो हम पहला काम क्या करते? रिलेशन लिख लेते। नेचर हमें पता है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, मतलब अब टेंजेंट वाला ग्राफ बनाना है। और यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई हैं? यहाँ पे देखो क्या है, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाना है ना। और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, मतलब अब टेंजेंट इंक्रीजिंग। और पॉइंट के को लेते हुए हम बना देंगे। शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0 ना, तो 0 से अब टेंजेंट ऐसा इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बना देंगे। और ये कहाँ तक इंक्रीज हुआ होगा? तो यहाँ पे हम लोग ये निकाल लेंगे इसके अंडर का एरिया कितना आया है। ये हमने 5 सेकंड तक का ग्राफ बनाया है ना, 5 सेकंड तक में। तो 5 सेकंड में ये कितने पे पहुंच चुका होगा? जब हम यहाँ पे डालेंगे, ये तो 4 था, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ 5 डालेंगे तो 54 हो चुका है ना। तो इसके अंडर का एरिया निकालेंगे।
नहीं, इस एरिया में ये ट्रेपेजियम बना है ना, ट्रेपेजियम में आप चाहे तो एक यहाँ पे ऐसे कर लो, ये लाइन ड्रॉ कर लो और फिर ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो है, या फिर आप ट्रेपेजियम का एरिया निकालो। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ये एक 4 है और एक 54 है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू बीच की डिस्टेंस। बीच की डिस्टेंस कितनी है पैरेलल साइड की? 5। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक 4 है एक 54 है, तो 54 प्लस 4 58 बाय 2 ना, इंटू बीच की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है? 5। ये कितना आ जाएगा एरिया अगर हम निकालेंगे? तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 4 प्लस 54 बाय 2 इंटू बीच की डिस्टेंस। बीच की डिस्टेंस कितनी हो रखी है? 5। तो ये कितना आ जाएगा? 58 58, तो ये 29 इंटू 5, तो 9 इंटू 5 45, 4 बचेगा तो 145। तो यहाँ पर ये 145 मीटर पर आ गया। ठीक है, समझ आया सबको कैसे कैसे हुए हैं? आज भी कुछ होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि अभी बहुत ही बेसिक बेसिक हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़े अच्छे प्रॉब्लम कराने के बाद फिर ग्राफ वाले होमवर्क दूंगा, तो तब तक आप रिवाइज ही करो और पुराना जो मॉड्यूल कंप्लीट करो, वेक्टर वाला मॉड्यूल और वो कैलकुलस का ना, वो सब तब तक मॉड्यूल कंप्लीट कर लो। फिर इस संडे आपका वेक्टर का टेस्ट है। 30 क्वेश्चन डाले हुए हैं, सिंगल करेक्ट, +4 -1 वो मार्किंग सिस्टम रहेगा ना। 1 आवर के 3 टेस्ट रहेंगे, 1 आवर में 30 क्वेश्चन करने रहेंगे। 360 हुआ ना भाई, 480 कैसे हो गया? एक सब्जेक्ट का कितना आया? 30 इंटू 4 120, तो 120 इंटू 3 करेंगे तो 360 आएगा। ठीक है, फिर तो अब तो अपनी क्लास आज फ्राइडे थी ना, अब तो मंडे को होगी। ठीक है, तो चलो फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर टेस्ट। अभी टेस्ट मेन लेवल का ही किया है ये। वेक्टर में तो यार क्या ही एडवांस लेवल का लेंगे, वेक्टर एक्चुअल में फिजिक्स का टॉपिक भी नहीं है ना, तो वो मेंस लेवल का ही है पेपर। चलो ओके बच्चों, बाय बाय।